डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड सेम आपका लेसन थर्ड और वीडियो संख्या 1 हिस्ट्री में आपका स्वागत है। हमारा ये तीसरा पार्ट है। इसमें हम सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां, जो पाठ का नाम है वो है समाज संस्कृति एवं साहित्य। 600 से 1206 ईस्वी तक का काल हमने विशेष रूप से इसमें पढ़ना है, समझना है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सामाजिक और सांस्कृतिक, इसमें क्या क्या चीजें इसने ऐड की, समाज, संस्कृति और साहित्य। गुप्तोत्तर काल भी आप पढ़ के आए हैं, जिसमें आपने अभी कोई राजा हर्षवर्धन को पढ़ा, अन्य भी कई शक्तियों को पढ़ा, दक्षिण में भी चोल को पढ़ा, प्रतिहार जो संघर्ष चला त्रिपक्षीय संघर्ष उसको पढ़ा। तो इस सारे के दौरान हमने देखा कि एक शक्तिशाली भूस्वामी वर्ग पैदा हो रहा था। हमने एक पूरा चैप्टर या लेसन जो भी है एक टॉपिक किया था, वो था सामंत के ऊपर। तो इसने सारी व्यवस्थाओं को प्रभावित किया, आर्थिक व्यवस्थाओं को भी और सांस्कृतिक को भी और समाज को भी। इस बात को ज्यादा समझने की जरूरत है। विकेंद्रीयकरण हमने पढ़ा था कि विकेंद्रीयकरण होने लगा। केंद्रीयकरण क्या है कि एक ही व्यक्ति के हाथ में, कुछ ही लोगों के हाथ में ज्यादा से ज्यादा शक्ति का होना। और विकेंद्रीकरण उल्टा, शक्तियों का बढ़ जाना। सामंतों में, छोटे सरदारों में और छोटे सरदारों में, उपसामंतों में शक्तियां बढ़ गई थी, वो था विकेंद्रीकरण। इसी बीच छोटे छोटे राजपूत राज्यों के बारे में भी हमने पढ़ा कि उनका उदय या उनका जो है वो स्वतंत्र होते हैं। तो ये सब चीजें हम पढ़ के आए हैं। तो इस सारे के कारण में जो ये विकास क्रम चला, इसमें समाज का, संस्कृति का, राजनीति का कोई पहलू ऐसा नहीं रहा जिसमें बदलाव नहीं आया हो, अछूता नहीं रहा, मतलब उसको भी छुआ गया कहीं ना कहीं इन परिवर्तनों के द्वारा। सतीश चंद्र जी क्या कहते हैं, इतिहासकार हैं, उनका मत है, इस काल में हमें निरंतरता के तत्व तो मिलते हैं, लेकिन इस काल की अपनी विशेषताएं हैं जिनके कारण यह काल अपने पूर्ववर्ती कालों से अलग दिखाई देता है। ऐसा सतीश चंद्र जी कहते हैं, जिसके कारण से ये काल कुछ अलग दिखाई देता है। इस अध्याय में हम जो भी समाज, संस्कृति, साहित्य में पनपी हुई प्रवृत्तियों का अध्ययन तो करेंगे ही, विशेष तौर पर मुख्य धारा के साथ साथ क्षेत्रीय और स्थानीय, जो क्षेत्रीय विविधताएं रही या स्थानीय जो विविधताएं रही, वहां की संस्कृति की जो विविधताएं रही, विशेषताएं रही, उन सब का ऊपर भी जो है हमने विचार करना है, प्रकाश डालना है। तो पहला बिंदु जो है वो है आपका समाज। पूर्व मध्यकाल, हमने अभी काल की चर्चा की 600 से 1206 ईस्वी तक। तो इस काल में विकसित समाज को अधिकांश इतिहासकार कैसा मानते हैं, सामंती समाज को मानते हैं, परंतु कुछ इतिहासकार इसे मध्यकालीन समाज कहना बेहतर समझते हैं। तो ये तो अलग अलग इतिहासकार हैं, वो कहेंगे तो हम उसको पढ़ेंगे, कुछ अपना दिमाग भी लगाएंगे तो कुछ बेहतर समझ पाएंगे। चलो, एक बात स्पष्ट है कि इस काल में भारतीय समाज में अनेक चेंज जरूर आए, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अनेक चेंज या बदलाव आए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बुनियादी आधार अभी भी वर्ण एवं जाति व्यवस्था ही था, परंतु यहाँ पर हम वर्णों के सामाजिक स्तर के ऊपर उठने, नीचे गिरने की प्रवृत्ति को भी देखते हैं। वर्ण और जाति व्यवस्था ही मुख्य था, लेकिन चेंज क्या था कि कोई जाति ऊपर उठ रही है, कोई नीचे गिर रही है। वर्ण का ऊपर नीचे का परिवर्तन देखने को मिला। विषम्यकारी परिवर्तन क्या था, जातियों के प्रगुणन, मतलब जातियों का प्रगुणन का गुणन मतलब गुणा होना, प्रगुणन और ज्यादा, मतलब जातियों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि, निरंतर वृद्धि हुई। तो इन्होंने क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, शूद्र सभी को प्रभावित किया। एक नई जाति का उदय भी होता है, वो होती है कायस्थ। उसके बारे में पढ़ेंगे हम। पिछले सेमेस्टर में हमने कुछ बात इसके बारे में पढ़ी थी। तो सभी जो भी मतलब घटनाएं घटी, उन्होंने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे पहलुओं को प्रभावित किया। तो उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो समाज का पहला अंग है वो है विशेष रूप से ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग को हम पढ़ेंगे। तो इसका आज भी आपका, मतलब आपने सुना होगा, अध्ययन कराना, अध्यापन कराना, ये ज्यादातर काम पिछले कुछ समय तक भी था। पिछले कुछ समय मतलब 100-150 साल, 200 साल पहले हम जाएंगे तो यज्ञ कराना, यज्ञ तो आज भी कराते हैं।
दान करना, दान करवाना, दान प्राप्त लेना। शास्त्रों में जो पारंगत ब्राह्मण होते थे उनको क्या कहा जाता था? आचार्य, स्तोत्रीय, उपाध्याय, ये इनको उपनाम या इनको विशेषण दिए गए थे। तो साहित्य या शिक्षा सर्जन में भी इनकी भूमिका विशेष थी। परंपरागत तौर पर पुरोहिती कार्य भी ब्राह्मणों का व्यवसाय बन चुका था। पुरोहिती कार्य में आपके 16 संस्कारों में बहुत सारे चीजें आती हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक का संस्कार करवाना, विवाह भी एक संस्कार है। लेकिन बदलती हुई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों में भूमि, शौर्य और प्रभुसत्ता सामाजिक स्तर का मानक बन चुके थे। तो ब्राह्मणों ने भी इन तीनों मानकों में अपनी स्थिति सुदृढ़ की। ऐसा नहीं कि वो पीछे रहे। क्या था वो चीजें? क्या थी? आर्थिक, भूमि, शौर्य और प्रभुसत्ता। भूमि भी, शौर्य भी और अपना राज चले, उनकी बात माने, तो उसको हम बोलेंगे प्रभुसत्ता। तो राजाओं ने ब्राह्मणों को बड़े पैमाने पर राजस्व मुक्त जमीनें दी इनको। उससे इन्होंने अपना जो स्थिति मजबूत की। जागीरदार बन गए वो। उन्होंने राजस्व अधिकारियों, मंत्रियों और खातादारों इत्यादि के रूप में भी काम किया। कई प्रकार के काम किए उन्होंने। कुल मिलाकर राजपद भी प्राप्त किया। तो उदाहरण के लिए सिंध के एक ब्राह्मण राजा का वर्णन मिलता है। स्मृति लेखों ने ब्राह्मणों की ऊंच स्थिति का, स्मृति लेखक जो थे, स्मृति नामक जो पुस्तकें लिखी, उन्होंने गुणगान किया, जिससे कि ब्राह्मणों की स्थिति और ज्यादा ऊंची हुई। नए व्यवसायों को स्वीकृति दी। प्रतिहार कालीन पेहवा अभिलेख में एक ब्राह्मण का घोड़े के व्यापारी में उल्लेख मिलता है। पाराशर स्मृति में कृषि को ब्राह्मण का व्यवसाय तो बताया, लेकिन उसके लिए स्वयं खेती पर रोक है। स्पष्ट है कि भूदान से प्राप्त जमीनों का से वो शूद्रों से खेती करवाते थे, खुद नहीं खेती करते थे, शूद्रों से खेती कराते। जो भूमि दान राजस्व मुक्त नहीं होते थे उसके लिए उपज का 1/20 भाग देवताओं, 1/30 भाग ब्राह्मणों और 1/6 भाग राजा को कर के रूप में देना होता था। तो कुल मिलाकर गांव के साथ हल, बैल, दास, कृषक भी दान में दिए गए। धर्म ग्रंथों में लिखा है सदैव यथार्थ वही नहीं था। कुल मिलाकर कुछ जगह पर उल्लेख भी मिले हैं। मतलब ब्राह्मणों ने, हमने इस बिंदु में, इस पॉइंट में क्या समझा, अपनी स्थिति को इन तीनों मानकों में जो है सुदृढ़ता की ओर बढ़ाया। दूसरा जो बड़ा वर्ग था वो था राजपूत। राजा के पुत्र राजकुमारों को ये हम पढ़ के आए हैं। आपने डिटेल में पढ़ा है वैसे तो इसको, कैसे जो है इनका जन्म हुआ, अलग अलग उसके बारे में सिद्धांत थे, और फिर जो कुल थे वो भी आपने पढ़े थे। और लड़ाकू जाति थी ये, सामंती योद्धा थे, भूस्वामी सरदार बने। जब पाल प्रतिहार जब कमजोर पड़े, इनके जो ये शक्तिशाली के रूप में उभरे, हमने इनके बारे में कुछ गुणों के बारे में पढ़ा था। प्रतिज्ञा पालन, वीरता, ठीक है, अहम की ऊंची प्रतिष्ठा, ये सारे गुण इनके अंदर थे। गुण अवगुण जो भी है। आपसी संबंध अच्छे नहीं थे, आपस में लड़ते रहते थे, ये एक इनका दुर्गुण था। लड़ाई चलती रहती थी निरंतर, उससे ये कमजोर होते रहते थे। ईर्ष्या ज्यादा थी आपस में। अप्रत्यक्ष थी, अप्रत्यक्ष भी थी, प्रत्यक्ष भी थी। 36 राजपूत वंशों की जानकारी मिलती है। प्रतिहार, चौहान, गढ़वाल, चंदेल, परमार सब आपको याद होंगे, हमने पढ़े थे। सोलंकी, कलचूरी याद होंगे आपको, ध्यान करो। आखिरी प्रश्न था ये पिछले लेसन का, पिछली वीडियो देखेंगे तो आप। तो इन्होंने उत्तर भारत की जो सत्ता है, दिल्ली में भी आपको चौहानों का पता होगा, सत्ता का संचालन इन्होंने किया। कुछ समय संघर्ष भी किया, उसके बाद जब संचालन नहीं कर पाए तो संघर्ष किया सत्ता लेने के लिए। तो सामाजिक उत्पत्ति को लेकर वही मतभेद है, हमने पढ़ा था कि कहाँ से इनका, कोई एक स्त्रीय कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जब
उन्हें वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था। कई तरह के मत आते हैं, तो हमने देखा कि भाई काफी वंश थे और ये इनके गुण थे। तो ये भी अपनी प्रतिष्ठा, जब पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट कमजोर पड़े तो अपनी प्रतिष्ठा को प्रभावी रूप से स्थापित कर पाए थे। वेश्य का जो दर्जा था वो अक्षत्रिय से नीचे और शूद्र से ऊपर था। इस बात को आप समझेंगे। तीसरा नंबर हो गया एक प्रकार से। उसका व्यवसाय क्या था उस समय? कृषि, पशुपालन, इन चीजों को व्यापार, व्यवसाय, ये वो काम कर सकता था। तो इनमें से व्यापार जो था वो आर्थिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से लाभप्रद था। उन्होंने धीरे धीरे कृषि पशुपालन को छोड़ दिया और व्यापार वाणिज्य को अपना प्रमुख काम बना लिया। आगे जाकर वो कई उपजातियों में भी विभाजित हो गए। तत्कालीन कुछ लेखों से पता चलता है कि गुजरात, बंगाल, मालवा के जो व्यापारी थे वो ज्यादा समृद्ध थे, काफी शक्तिशाली हो गए थे, प्रभावशाली थे। यहाँ तक कि प्रशासनिक पदों के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते थे कि बड़े पद भी उनको मिल जाएं। गुजरात में चालुक्य ऋषि के काल में, जब चालुक्यों का वहां शासन था, तो उद्यन और तेजपाल जैसे कई व्यापारी थे जो मंत्री पद पर भी पहुंचे और अच्छे मंत्री पद पर रहे, अच्छा पद था। इसी तरह से सेन शासक लक्ष्मण सेन, याद होगा, सेन वंशी पड़ा था। सुवर्ण व्यापारी राजा का मुखर विरोध करने की स्थिति में था, राजा का विरोध कर सकते थे, इतने शक्तिशाली हो गए थे। वैश्य ज्यादातर क्या थे? वैष्णव में मानते थे तो धर्म को, या जैनी थे, या जैन धर्म को मानने वाले थे। तो इनका प्रचार प्रसार भी इन्होंने खूब किया, इन धर्मों का। तो कुल मिलाकर कृषि और व्यापार अब इनके स्थिति में, इनके व्यवसाय नहीं रहे थे, शूद्रों की ओर चले गए थे। तो अलबरूनी के वृत्तांत से पता चलता है कि दोनों वर्णों के लोग नगर और गांव में साथ साथ रहते थे। शूद्र और जो वैश्य थे वो एक साथ साथ रहते थे कई जगह पर। दोनों को ही वेद अध्ययन और श्रवण की जो है अनुमति, सुनने की जो है अनुमति नहीं थी। ऐसा कई जगह आया है, लेकिन अभी ऑथेंटिक कितना है ये पता नहीं है। शूद्र, निम्न वर्ण, जो सबसे निम्न वर्ण है, इसको बताया गया। तीनों वर्णों की सेवा इसका कर्तव्य बताया गया। जो ऊपर तीनों वर्ण पढ़े हैं ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं, आपको ध्यान होगा। पिछले सेमेस्टर में हमने काफी जाति और वर्ण के बारे में पढ़ा था। लेकिन धीरे धीरे शिल्पकारी और खेती में जो है ये लोग चले गए। वैश्य व्यापार की ओर तो बढ़ते गए, तो खेती शूद्र जो है ज्यादा करने लगे, ये भी हम पढ़ के आए हैं। खेतीहर जातियां बन गई। ये खेतीहर जो दूसरे के लिए खेती करते थे, जमींदारों के लिए, बड़े ब्राह्मणों के लिए या किसी और अन्य के लिए। तो कुल मिलाकर पशुपालन भी इनका ही काम था ज्यादा। डीसी सरकार क्या कहते हैं? शूद्रों की स्थिति में कर्मों की उन्नति इस काल में जाति प्रथा की जो है, मतलब इसको उन्नति मानते हैं कि ये कुछ व्यवसाय उनको करने को मिल गए, तो ये कर्मिक उन्नति है शूद्रों की, ऐसा डीसी सरकार का मानना है। एक विशेषता थी ये इस काल की। इन व्यवसाय को पुश्तैनी तौर पर, अब पुश्तैनी और चले थे व्यवसाय, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, आगे पुश्तों तक वही चले, पीढ़ियों तक। अनेक जातियों में इस वर्ण के लोग बट गए थे, जातियां भी कई बनी। तत्कालीन धर्म ग्रंथों में मतलब मान्यता भी दी गई है। ये अलग अलग वर्णन आएंगे, इनके ऊपर हम ज्यादा नहीं जाएंगे। कई तो दो तरह के थे कृषक। कितने तरह के? दो। पहले वो जो अपनी जमीन के मालिक थे, स्वयं खेती करते थे। दूसरे वे जो ब्राह्मणों तथा जागीरदारों की जमीन पर बटाईदार कृषक के तौर पर काम करते थे। एक स्वयं खेती करने वाले, एक दूसरे की जमीन पर बटाईदार के रूप में खेती करने वाले मजदूर के रूप में। इन्हें उपज का 1/3 से 4 भाग मिलता था। सीरिन, जिनको सीरिन कहा जाता था, सीरिन यहाँ शुद्ध भाषा की अगर हम बात करें। इसके अलावा भी क्या थे? कृषक मजदूर भी थे, जिनको सीरिन, उनको कुछ रोटी कपड़ा ही दिया जाता था मुश्किल से,
प्राय ये सभी शूद्र थे। स्वतंत्र किसानों में तुलना में इनकी जो आर्थिक दशा थी वो ज्यादा खराब थी। बंधुआ मजदूरों की स्थिति थी इनकी। मुख्य तौर पर जो अगरहारी गांव जो दान में मिले हुए थे कुछ लोगों को, वहां पर ऐसा था। प्रमाण धर्म ग्रंथों अभिलेख दोनों में मिलता है। इस प्रकार नए व्यवसाय अपनाने से न तो उनकी आर्थिक स्थिति में अधिक सुधार हुआ, न ही सामाजिक स्तर में वृद्धि हुई। तो न सामाजिक स्तर सुधरा और न आर्थिक स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन आया। तो इसका कोई लाभ इनको ज्यादा नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर दिक्कतें तो थी, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन शूद्रों की स्थिति में भी आ रहा था। फिर आता आपका पांचवा जो विषय है वो है कायस्थ। विकास क्रम जैसे जैसे चल रहा था तो नई जातियां उपजातियों का आविर्भाव विकास जो है हो रहा था। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र के बारे में हम सब पढ़ के आए हैं। तो कुछ और जातियां पैदा हुई, कुछ और जातियां भी पैदा होती है इस काल में। तो इन उदाहरण का जो के रूप में जो है कायस्थ जाति है, जिन्हें पहले अस्पृश्य कहा जाता था। छूना भी इनको मना था, अस्पृश्य कहा गया। स्पर्श के योग्य नहीं है ये ऐसे, और उनकी स्थिति भी यही रही। वस्तुतः कायस्थों का एक जाति के रूप में एक महत्वपूर्ण सामाजिक घटना थी ये। इसका सबसे पहली बार उल्लेख, वेरी इंपॉर्टेंट, कहां पर उल्लेख आता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका पहली बार उल्लेख आता है। 2 अंक वाले क्वेश्चन में आ सकता है। राजकीय प्रतिष्ठानों में काम करते थे। राजकीय जो प्रतिष्ठान है, चाहे कारखाने हैं, चाहे कोई और जो भी सरकारी चीजें थी, उनमें वहीं पर काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी थे। दस्तावेज तैयार करना मुख्य काम क्या था? दस्तावेज तैयार करना, ये इनका मुख्य काम था। और उनको फिर सुरक्षित भी रखना था, ये भी इनका ही काम था। राजस्व का हिसाब किताब भी रखते थे। जैसे जैसे सामंती व्यवस्था बड़ी, ज्यादा रिकॉर्ड रखना पड़ गया, तो सामंती व्यवस्था में काम और बढ़ गया। इस जाति की महत्ता बढ़ गई। हालांकि ये विभिन्न वर्णों से आए लोग थे, फिर भी धीरे धीरे एक विशिष्ट वर्ग के तौर पर एक अलग श्रेणी बनने में जो है ये कामयाबी इनको हासिल हुई। कालांतर में ये आपस में विवाह भी करने लगे और इस प्रकार एक नई जाति के तौर में उभर आए। बाद के काल में ऊंचे पदों पर भी नियुक्त हुए ये। उदाहरण के लिए चंदेल शासकों के यहाँ श्रीवास्तव कायस्थ मंत्री और सेनापति पद पर रहे। उन्हें ठाकुर की उपाधि मिली। तो ये अनेकों उदाहरण हैं। तो कुल मिलाकर जो है रामशरण शर्मा का विचार है कि कायस्थ जाति को जैसे ब्राह्मणों का जो एकाधिकार था लिखने पढ़ने पर, वो भी समाप्त हो गया। ये विचार किसका था? रामशरण शर्मा, ये नोट कर लें आप। फिर आता है आपका जो है अंतर जातीय विवाह। आपने देखा कि अब हम छठे बिंदु पर आ गए हैं। हम धीरे धीरे कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं 10 बिंदु भी करा सकता था, ठीक है। इस पूरे अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो 9 बिंदु है। 9वां बिंदु थोड़ा बड़ा है, 10-11 बिंदु भी हो सकते थे, लेकिन हमने कोशिश की है कि भाई थोड़ा और अच्छा काम जो है कोशिश करके आपको करवाया जाए, जिससे आपको दिक्कत ना आए और आप अच्छे से काम कर पाए। तो अंतरजातीय विवाह, वैसे तो पहले भी ऐसा होता रहा है। तो पुश्तैनी व्यवसाय और विवाह के नियम इसकी बुनियाद थी। जाति जो हमारे यहाँ समाज में थी, 8 प्रकार के विवाह हैं। एक गांधर्व विवाह था जो जाति के नियमों से बाहर था और ये प्रेम विवाह का प्रतिनिधित्व करता था। कुल मिलाकर गांधर्व विवाह क्या था? प्रेम विवाह। इसमें किसी प्रकार का, हालांकि इसको धर्म अनुकूल नहीं माना गया था, तो कुल मिलाकर पूर्ण रोक कभी नहीं लगी। पहले भी हुए हैं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, ये पिछली बार भी आया था पिछले सेमेस्टर में, मैं दोबारा बता देता हूं। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का भी जिक्र आता है। अनुलोम विवाह एक निचली जाति की स्त्री से
निचली जाति की स्त्री और ऊंची जाति का पुरुष अगर विवाह करते हैं तो वो अनुलोम मतलब ठीक मानते थे। पुरुष का वृत्सव है ना, इससे साबित होता है, इसमें उल्टा हो जाएगा। तो ऊंची जाति की जो स्त्री है अगर वो नीची जाति के पुरुष से विवाह करती है तो वो प्रतिलोम कहलाएगा। मान्य कम था, वो मान्य ही नहीं था। दूसरी ओर वर्ण और जाति व्यवस्था, जो जाति व्यवस्था विवाह नियम टूटने से खतरे में नजर आती थी। खतरा मानते थे कि अगर ऐसा होगा तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी, समाप्त हो सकती है। तो ब्राह्मण ग्रंथों ने इन नियमों को और कठोर बनाया। ब्राह्मणों ने इस सारी बातों को और कठोर बनाया, सख्ती से लागू करने पर बल दिया। इस काल में भूस्वामियों की संख्या में वृद्धि, समाज का सामंतीकरण हम पढ़ाए हैं, नई नई जातियों का उदय हुआ। तो जब नई नई जातियां हुई ज्यादा तो फिर अंतर जातीय जो विवाह थे वो भी आपके बढ़ने लगे, बढ़ गए, उनकी संख्या बढ़ गई, ज्यादा होने लगे। तो उत्साहित करने के लिए ये व्यवस्था ज्यादा ना चले, इसको रोकने के लिए क्या किया गया, तत्कालीन जो स्मृति ग्रंथ थे ओशनम व व्यास में कहा गया कि अनुलोम जो विवाह होगा, अनुलोम विवाह से उत्पन्न संतान की जाति पिता पर नहीं बल्कि माता पर आधारित होगी। तो माता की जाति तो निचली होगी, तो फिर अगर वो जाति अगर मान लेंगे तो उससे तो फिर वो छोटा हो जाएगा, ऐसा मानता कि भाई फिर तो रोब घट जाएगा समाज में। तो उन लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो ऐसा विवाह नहीं किया जाना चाहिए। तो ये ब्राह्मणों ने एक तरीका ढूंढा कि भाई अंतर्जातीय विवाह ना हो। तो ब्राह्मणों द्वारा रचित रक्त शुद्धि की भावना, वे रक्त से इससे गड़बड़ हो जाएगा, तो ये सारे जो नियम थे इससे ही प्रेरित थे। तो इस नियम की पुष्टि अलबरनीत के वृत्तांत तथा कई अन्य अभिलेखों से भी होती है। तो अगले वीडियो में हम और बिंदु पढ़ेंगे। तब तक कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आती तो वही आप व्हाट्सएप से या गूगल जो मीट पे हमारी ऑनलाइन जो क्लास होती है उस पर भी आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो आपकी।